7 जून 1893 दक्षिण अफ्रीका के पिट्समैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक 24 साल के लड़के को लात मारकर ट्रेन से उतार दिया जाता है, क्योंकि वो लड़का अंग्रेज नहीं, एक हिंदुस्तानी था जिसकी चमड़ी गोरी नहीं बल्कि काली थी। लात मारने वाले अंग्रेज अधिकारी को पता नहीं था कि उसकी वो लात ब्रिटिश हुकूमत को कितनी महंगी पड़ने वाली थी। कोच से उतरने के बाद उस लड़के ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजाया और 1947 में अंग्रेजों के शासन के सबसे बड़े हीरे हिंदुस्तान को आजाद करवाया। वो लड़का कोई और नहीं, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन सिर्फ गांधी ही नहीं थे जिन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। साल 1901 में बंबई प्रेसिडेंसी में पड़ते सतारा में एक 10 साल के लड़के को भी गांधी की तरह ही बैलगाड़ी से उतार दिया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि गांधी को भारत के बाहर भेदभाव का सामना करना पड़ा, जबकि उस लड़के को अपने ही देश में निचली जाति का होने की वजह से अछूत बना दिया गया। लेकिन उस लड़के को बैलगाड़ी से उतारना भी गांधी जितना ही महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि उस लड़के ने 4 दशक बाद संविधान के रूप में हिंदुस्तान की किस्मत लिखी, जिसके 75 साल बाद भी 140 करोड़ लोग उसी लड़के के लिखे हुए पर जिंदा है, उसी के लिखे हुए पर अपने अपने हकों के लिए लड़ते हैं। और जब भी किसी की देह पर लाठी पड़ती है तो उसी लड़के की लिखी बातें काम आती हैं। वो लड़का कोई और नहीं, वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये नाम भारत के सामंतवादी सिस्टम पर बिजली बन के गिरा। इस नाम ने भावनाओं को तार्किकता के साथ जोड़ा। इस नाम ने जातिगत क्रूरता को पहली बार दुनिया के सामने रखा। इस नाम ने शिक्षा और बोलने के दम पर अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया। इस नाम ने मोजेस की तरह, लिंकन की तरह या जीसस की तरह करोड़ों लोगों और उनकी पीढ़ियों को भविष्य के लिए तैयार किया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं सत्ताधीश, और ये कहानी है भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। चौदह अप्रैल 1891 वर्तमान के महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावड़े गांव में अंबेडकर का जन्म हुआ। ये कोंकण का एरिया है जहां से बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग निकले थे। अंबेडकर के दादा मालोजी सकपाल मिलिट्री से रिटायर्ड थे। उनके बेटे थे राम जी, जिनकी शादी भीमाबाई से हुई थी। उनकी 14वीं संतान थे भीमराव अंबेडकर। ये महार जाति का कबीरपंथी परिवार था, जिसमें राम और कान्हा की चर्चा तो होती थी, लेकिन जाति के सिस्टम के खिलाफ भारी आक्रोश भी था। महार जाति निडर और लड़ाकू मानी जाती थी। ये समुदाय अंग्रेजों से सबसे पहले मुकाबला करने वाले समुदायों में से एक था। हालांकि बाद में महार जाति को ब्रिटिश सेना में शामिल किया जाने लगा। फिर जब 1892 में अंग्रेजी राज ने महारों को सेना में जाने से बैन किया तो राम जी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था। लेकिन दुख की बात यह थी कि इस रुतबे और समझ वाला परिवार भी भारतीय समाज में अछूत माना जाता था, जिसका दंश अंबेडकर को भी झेलना पड़ा। ये घटना बंबई के गोरेगांव की है, जब अंबेडकर अपने भाई के साथ पिताजी से मिलने जा रहे थे। बैलगाड़ी वाला बच्चों के अच्छे कपड़े देखकर खुशनुमा मूड में था, लेकिन ज्यों ही उनकी जाति उसे पता चली, उसने दोनों बच्चों को तपती धूप में गाड़ी से उतार दिया। अंबेडकर को समझ नहीं आया कि जब पैसे दे ही रहे हैं तो उन्हें गाड़ी से क्यों उतारा गया। इसी तरह स्कूल में पानी पीने को लेकर भी दलितों के साथ छुआछूत का व्यवहार होता था। मेधावी होते हुए भी अंबेडकर को ये समझ नहीं आता था। लेकिन इसी दौरान एक अनोखी घटना भी हुई। अंबेडकर के स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम था महादेव अंबेडकर। वो टीचर ना तो सामाजिक नियमों को मानते थे और ना ही किसी के कहे अनुसार काम करते थे। वो इर्रेगुलर थे और अपनी मर्जी से काम किया करते थे। जाति से वो टीचर ब्राह्मण थे।
इसी टीचर ने भीमराव को अपना टाइटल अंबेडकर दिया। इस शिक्षक को अंबेडकर ने बाद में भी याद रखा और गोलमेज सम्मेलन से निकलने के बाद जब उस टीचर का लेटर उनको मिला तो वो भावुक हो गए थे। एक बार अंबेडकर ने अपनी बुआ के पर्स से पैसे चुराने की कोशिश भी की थी और अगर उस दिन बुआ के पर्स से उनको पैसे मिल जाते तो अंबेडकर की जर्नी कुछ और होती। असल में युवा अंबेडकर ने सुना था कि सतारा में लड़के कमाने जाते हैं, मिलों में काम करते हैं। वो खुद भी बंबई जाना चाहते थे। अब बंबई जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। ऐसे में अंबेडकर ने अपनी बुआ के पर्स से पैसे चुराने का प्लान बनाया। 3 दिन के प्लान और बड़ी हिम्मत के बाद जब उन्होंने बुआ के पर्स में हाथ डाला तो उसमें से सिर्फ आधा आना निकला। इतने पैसों में बंबई तो क्या, नजदीकी बस स्टैंड तक जाना भी मुश्किल था। निराश होकर अंबेडकर ने यह फैसला लिया कि अब वो पढ़ाई में ही अपना ध्यान लगाएंगे और अच्छी शिक्षा की मदद से अपना जीवन बनाएंगे। सोचिए, अगर उस दिन बुआ के पर्स से उस जवान लड़के को रुपए मिल जाते तो हो सकता है हमारे संविधान निर्माता शायद बंबई की एक मिल में काम कर रहे होते। खैर, अंबेडकर का बंबई जाने का सपना भी जल्द पूरा हो गया जब उनके पिता रामजी ने एक बड़ा निर्णय लिया और पूरे परिवार को बंबई के लोअर परेल के एक चॉल में शिफ्ट कर दिया। फिर शुरू हुई पढ़ाई। अंबेडकर का पढ़ने में बहुत दिल लगता था, लेकिन जाति ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। बंबई के सरकारी हाई स्कूल में भी अंबेडकर को संस्कृत पढ़ने से मना कर दिया गया क्योंकि वो अछूत थे। लेकिन बाद में अंबेडकर ने सारे वेद पुराण पढ़ डाले और उनकी तमाम व्याख्याएं भी की, उनकी धज्जियां भी उड़ाई और शायद उतने अच्छे से किसी और ने आज तक एक्सप्लेन नहीं किया। फिर 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास कर ली, जो पूरे समाज के लिए गौरव की बात थी। इसी समारोह में करसनजी अर्जुन केसुलकर नाम के टीचर ने उनको बुद्ध के ऊपर एक किताब दी। बौद्ध धर्म से ये उनका पहला परिचय था। तभी 17 साल के अंबेडकर की शादी 9 साल की रामाबाई से हो गई। उस समय के रिवाज के हिसाब से ये शादी साधारण तरीके से एक मार्केट में हुई थी। उधर इसके समानांतर महाराष्ट्र में जाति को लेकर जन चेतना एक लंबे समय से विकसित हो रही थी। महात्मा फुले से लेकर कांबले तक कई सोशल रिफॉर्मर्स आ चुके थे। 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी हो चुकी थी। ये दलितों को संगठित करने का पहला ऑर्गेनाइज्ड प्रयास था। ऐसे माहौल में 12वीं के बाद आगे पढ़ने के लिए अंबेडकर के पास पैसे नहीं थे। इसके हल के लिए केलुस्कर ने बड़ौदा के महाराज की मदद ली। महाराज सायजी राव गायकवाड़ ने अछूतों को पढ़ाने का वादा किया था। उन्होंने अंबेडकर से कुछ सवाल पूछे और उन्हें स्कॉलरशिप दे दी। अंबेडकर की पढ़ने के प्रति रुचि और विकसित हुई। अंबेडकर के एक अनुयायी नामदेव निमगड़े ने अपनी किताब इन द टाइगर्स शेडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अंबेडकराइट में लिखा है, एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी देर तक पढ़ने के बाद रिलैक्स कैसे करते हैं। उनका जवाब था, मेरे लिए रिलैक्स करने का मतलब एक नई किताब पढ़ना है। अंबेडकर की ये आदत जीवन पर्यंत बनी रही। साल 1912 में उन्होंने बीए की और उस साल जिस लड़के ने कॉलेज में टॉप किया था वो बाद में अंबेडकर द्वारा स्थापित सिद्धार्थ कॉलेज का प्रिंसिपल बना। ये वक्त था गदर आंदोलन, उग्र क्रांति, सावरकर, तिलक, गांधी इत्यादि का। अंग्रेजी सरकार रिफॉर्म्स लाकर सबको शांत करना चाहती थी, पर किसी को ये नहीं पता था कि इसी दौर में यहीं के स्कूल कॉलेज से निकलकर एक अद्वितीय प्रतिभा सामने आने वाली है। ग्रेजुएशन के बाद अंबेडकर बड़ौदा की रियासत में स्टेट फोर्सेस में लेफ्टिनेंट बने, लेकिन उनकी नौकरी लगने के 2 सप्ताह के अंदर ही पिता रामजी सकपाल चल बसे। नौकरी करते हुए अंबेडकर का दिल नहीं लग रहा था, वो कुछ खोज रहे थे। फिर बड़ौदा के महाराज ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप निकाली। अंबेडकर को ये स्कॉलरशिप मिल गई। शर्त ये थी कि अंबेडकर 10 साल बड़ौदा सरकार के लिए नौकरी करेंगे। खैर, अंबेडकर ने बॉन्ड साइन किया और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंबेडकर को पहली बार बराबरी का दर्जा मिला, जहां उन्हें कोई जज नहीं कर रहा था। भारत में तो उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी में ही बीए की पढ़ाई की थी, लेकिन अमेरिका में अंबेडकर का मन पढ़ाई में ऐसा लगा
कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी तक सब पढ़ डाला। उनकी थीसिस एंशियंट इंडियन कॉमर्स पर उन्हें एमए की डिग्री मिली। फिर अंबेडकर ने जाति का अध्ययन कर कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के नाम से एक पेपर प्रेजेंट किया। फिर नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया थीसिस पर भी काम किया। उनकी ये थीसिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो गई, जिसके लिए उन्हें पीएचडी की डिग्री मिली। किताब आई और उसे सयाजी राव गायकवाड़ को समर्पित किया। किताब का नाम था अंग्रेजी राज के फाइनेंस का अध्ययन। ये किताब भारतीय नेताओं के पास पहुंची। अमेरिका में अंबेडकर वहां के संविधान, ब्लैक इंटेलेक्चुअल बुकर टी वॉशिंगटन के विचारों के साथ साथ सारी मॉडर्न चीजों के संपर्क में आए। इन चीजों ने उनकी सोच को विस्तार दिया। अमेरिका के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अंबेडकर लंदन चले गए। उसी वक्त वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। उनकी स्कॉलरशिप भी खत्म हो गई, जिसके चलते 4 साल का एक्सटेंशन लेकर उन्हें भारत वापस आना पड़ा। अंबेडकर की लंदन में पढ़ने की कसक मन में ही रह गई। 1917 में अंबेडकर भारत आए। उसी वक्त गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था और ब्रिटिश सरकार की तरफ से मॉन्टेग्यू इंडियन पॉलिटिकल ओपिनियन पढ़ने भारत आए थे। मॉन्टेग्यू एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे जो बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना। उधर मद्रास और बंगाल में डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों ने मोर्चा खोला हुआ था। वो लोग मॉन्टेग्यू से मिलने भी गए थे। कहने का मतलब ये है कि जब देश में चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी, अंबेडकर उसमें उतरने से पहले शिक्षा के माध्यम से तैयारी कर रहे थे। डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से अंबेडकर को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो शर्म के मारे नहीं गए। ज्ञानी व्यक्ति को ये चीजें छोटी लगती हैं। फिर उन्हें बड़ौदा महाराज की तरफ से उनकी सरकार में अधिकारी बनने का न्योता आया। नौकरी करने अंबेडकर जब बड़ौदा गए तो महाराज के आदेश के बावजूद कोई भी उन्हें स्टेशन पर लेने तक नहीं आया, ना ही शहर में कोई ठहरने के लिए जगह दे रहा था। हारकर उन्हें एक पारसी सराय में रुकना पड़ा। बड़ौदा महाराज अंबेडकर को वित्त मंत्री बनाना चाह रहे थे, पर उसके पहले उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया गया ताकि उन्हें हर विभाग की जानकारी हो सके। पर जाति का खेल अलग चल रहा था। अंबेडकर के ऑफिस में चपरासी भी उनको इज्जत नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें काम तक नहीं करने दिया जा रहा था। और फिर हिंदुस्तान ने वो दिन भी दिखा दिया जो अफ्रीका ने गांधी को भी नहीं दिखाया था। एक दिन अंबेडकर के पारसी मकान मालिक लाठी लेकर आए और उन्हें घर खाली करने को कह दिया, क्योंकि उन्हें अब समझ आया था कि उनके घर में एक अछूत रहता है। उस दिन अंबेडकर की ना तो अमेरिका और लंदन की डिग्रियां काम आई और ना ही उनके इरादे काम आए। नजर आई तो सिर्फ उनकी जाति। घर से निकाले जाने के बाद अंबेडकर ने मकान के लिए महाराज को लिखा। महाराज के कहने पर वो दीवान के पास गए, लेकिन कोई शहर में किसी को फोर्स नहीं कर सकता था कि वो एक अछूत को अपने घर में पनाह दे। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर असहाय होकर एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर अंबेडकर फूट फूट कर रो पड़े। उसके बाद कुछ नहीं बचा था। वो बंबई वापस लौट आए। 1917 में सर नारायण गणेश चंदावरकर की अगुवाई में डिप्रेस्ड क्लास ने 2 कॉन्फ्रेंसेस की, जहां मांग रखी गई कि आबादी के हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने जाएं। अंबेडकर इन सब के बाहर ही थे। वही तब की प्रतिनिधि पार्टी कांग्रेस ने इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया, पर इसका कानूनी मतलब कुछ खास नहीं था। ये भविष्य के लिए किया गया सामंजस्य भर लग रहा था। 1918 में पहली बार ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इसमें सयाजी राव गायकवाड़ ने शिरकत की। बड़े बड़े लोगों ने अपने विचार भेजे। तिलक ने कहा कि अगर भगवान छुआछूत मानते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन तमाम बड़ी बड़ी बातों के बावजूद धरातल पर कुछ कंक्रीट तैयार नहीं हो सका। उधर बर्ट्रैंड रसल की एक किताब की टाइम्स ऑफ इंडिया में समीक्षा करते हुए अंबेडकर को वायलेंस और नॉन वायलेंस का अंतर बताना पड़ा। यानी बिना किसी मुलाकात के ही गांधी के साथ बेसिक असहमति शुरू हो चुकी थी। फिर अंबेडकर जीवन यापन के लिए बंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, लेकिन उनका दिल आगे की पढ़ाई के लिए लंदन में ही था। इसी बीच अंबेडकर ने दलित क्रिकेटर पी बालू को बंबई में सम्मानित कराया।
बाद में चलकर लोगों को बालू के बारे में पता चला और ये भी समझ आया कि डिस्क्रिमिनेशन किस स्तर पर होता है। पी बालू को निचली जाति से होने की वजह से बराबर नहीं समझा जाता था। मैच में जब टी ब्रेक होती थी तो उनके लिए चाय डिस्पोजेबल कप में लाई जाती थी और इस चाय को वो पेवेलियन में नहीं पी सकते थे। उनका लंच तक एक अलग टेबल पर परोसा जाता था। चेहरा धोने के लिए उन्हें पानी भी एक कोने में दिया जाता था और पानी लाने वाला भी निचली जाति से ही होता था। ऐसे कई डिस्क्रिमिनेशन थे जो जाति के आधार पर पी बालू को झेलने पड़े थे। खैर, वापस लौटते हैं अंबेडकर पर। सरकार की तरफ से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बाद साउथ बोरो कमेटी बनाई गई जो सारे समूहों की बातें सुन रही थी। दलित समाज की तरफ से करमवीर शिंदे और अंबेडकर को बुलाया गया। अंबेडकर ने उसी वक्त सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की और कहा कि दलितों को अपने प्रतिनिधि अलग चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में अंबेडकर ने लिखा कि होम रूल से पहले जातिगत बराबरी चाहिए, तभी होम रूल का मतलब सार्थक होगा। इसी बीच एक नए व्यक्ति का उदय हुआ। ये थे कोल्हापुर के महाराज साहू जी। दलित समाज के लिए वो काफी कुछ करना चाहते थे। 1919 में अंबेडकर कोल्हापुर के महाराज से मिले और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। 1920 में अंबेडकर ने मूक नायक नाम की पत्रिका शुरू की, लेकिन बाकी अखबारों ने इसके बारे में छापने से भी मना कर दिया, यहां तक कि तिलक के अखबार केसरी ने भी। जाहिर सी बात है कि जाति मिटाने का रास्ता आसान नहीं था। मूक नायक में ही अंबेडकर ने लिखा कि सिर्फ आजाद भारत नहीं चाहिए, बल्कि सबको धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी चाहिए। बिना बराबरी के स्वराज भी गुलामी के समान होगा। 1920 में कोल्हापुर में दलित समाज की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जहां साहू जी महाराज ने घोषणा की कि अब अंबेडकर ही आप लोगों को जाति के बंधन से मुक्त करेंगे। बस यहीं से अंबेडकर लीडरशिप रोल में आ गए। एक तरफ अंबेडकर दलित समाज के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके निजी जीवन में काफी उथल-पुथल मची हुई थी। अंबेडकर की पत्नी रामाबाई काफी कष्ट में थी। उनके 2 बेटे छोटी उम्र में ही चल बसे और तीसरा बेटा यशवंत भी बीमार रहता था। अंबेडकर ने रमाबाई को थोड़ा पढ़ना लिखना सिखाया था, लेकिन उन्हें अपना मिशन भी पूरा करना था। 1920 में अंबेडकर कुछ पैसा जमा कर और बड़ौदा महाराज से लोन लेकर लंदन पढ़ने चले गए। उधर महाराज के अधिकारी अंबेडकर को तंग करने का मन बना चुके थे। उन्होंने बड़ौदा महाराज की जानकारी के बगैर अंबेडकर से पैसे मांगने शुरू किए। हालांकि महाराज को पता चलने के बाद ये शरारत भी बंद हो गई। अंबेडकर ने फिर अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाया। इधर इंडिया में छुआछूत और जाति को मिटाने को लेकर बाकी जातियों और समाज में कुछ खास जागरूकता नहीं थी। सिर्फ गांधी ही तिलक स्वराज फंड की मदद से छुआछूत के खिलाफ काम कर रहे थे। लेकिन 1919 में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद सब बदलने वाला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाए गए इस एक्ट ने पहली बार हिंदुस्तान में डिप्रेस्ड क्लासेस के अस्तित्व को माना था। पहली बार काउंसिल्स में उनको जगह मिली। बदलाव धीरे धीरे ही सही शुरू हो गया था। उधर लंदन में 1921 में प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया लिखने के लिए अंबेडकर को एमएससी की डिग्री मिली। 1922 में उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखी। फिर एक पेपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया प्रस्तुत किया। इस पेपर ने क्रांति ला दी। असल में बहुत से लोग ऐसे थे जो उन पर अंग्रेजी सरकार का पिट्ठू होने के आरोप लगाते थे, लेकिन इस पेपर में अंबेडकर ने सरकार की बुरी तरह आलोचना की थी। इसके बाद अंबेडकर जर्मनी में पढ़ने का मन बना चुके थे और भारत आने से पहले उन्होंने कुछ महीने जर्मनी में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। 1923 वो साल था जब अंबेडकर बंबई लौट आए और यहाँ उन्हें द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। अब अंबेडकर लंदन से डॉक्टर ऑफ साइंस, अमेरिका से पीएचडी और जर्मनी से पढ़े हुए थे। अब वो बैरिस्टर थे, पूरी तरह तैयार। इसके बाद अंबेडकर ने देश भर में अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कई विषयों पर लिखा, इतना लिखा कि आज तक खत्म नहीं होता। आज भी लोग उनका लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। गांधी जब भारत आए तो उन्होंने पहले देश के दौरे किए। चंपारण में सत्याग्रह किया,
ये आंकने के लिए कि देश की जनता किस हद तक आक्रोश व्यक्त कर सकती है। अंबेडकर ने शिक्षा ग्रहण की और कॉन्फ्रेंसेस की, ये समझने के लिए कि आखिर किस चीज से सामाजिक सिस्टम में परमानेंट बदलाव आ सकता है। ये बदलाव अंदरूनी होना जरूरी था। अब वक्त आ गया था जब अंबेडकर को राजनीति में उतरना था। अंग्रेजी सरकार विरोधाभास का पुतला थी। एक तरफ वो भारत को चूस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बड़े स्तर पर बदलाव भी कर रहे थे। आजादी से लगभग 40 साल पहले 1909 से ही अंग्रेजों ने अपने प्रशासन में कमजोर जातियों को शामिल करने का प्रयास शुरू कर दिया था। हालांकि राष्ट्रवादी नेता आरोप लगाते थे कि ऐसा करके अंग्रेज दरअसल हिंदू धर्म को बांटने की साजिश कर रहे थे और साथ ही हिंदुओं और मुसलमानों में फर्क डाल रहे थे। फिर एक अद्भुत काम हुआ। 1909 के एक्ट में अछूत समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके बाद देश में कई जगह दलित समाज ने अपने अपने संगठन तैयार किए और अलग अलग स्तर पर अपने अधिकारों की मांग करने लगे। इधर बंबई के गवर्नर ने अंबेडकर को विधान परिषद में नॉमिनेट कर दिया। इसके लिए बंबई के डिप्रेस्ड क्लास के शिक्षकों ने 1927 में एक मीटिंग बुलाई और अंबेडकर को सम्मानित किया। 2 महीने बाद फिर मीटिंग हुई और दलित समाज की शिक्षा के बारे में चर्चा हुई। यहाँ से दलित समाज के आत्मसम्मान की बात शुरू हुई। बंबई की महाद म्युनिसिपैलिटी में चवदार टैंक था, जिसका पानी अछूतों के लिए मना था। इस मामले को विधान परिषद में उठाया गया और बंबई सरकार ने दलितों की मांग मान ली। लेकिन सरकार का ये फैसला सिर्फ पेपर तक ही सीमित रहा। वहां अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं मिला। 1927 में ही एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और अंबेडकर ने उसमें जोरदार भाषण दिया। उन्होंने न सिर्फ दलितों के आत्मसम्मान की रक्षा की बात की, बल्कि ऊंची जातियों से भी बदलने की अपील की। हजारों लोगों की भीड़ ने अंबेडकर को फॉलो किया और वो महाद में घूमते हुए चवदार टैंक तक जा पहुंचे, जहां अंबेडकर ने टैंक से पानी पिया। पानी तो वो कहीं भी पी सकते थे, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। ठीक वैसे ही जैसे 3 साल बाद गांधी ने दांडी मार्च में नमक सत्याग्रह कर कानून तोड़ा था, लेकिन अंबेडकर ने गांधी से पहले हजारों सालों के अलिखित लेकिन लागू कानून को पानी पीकर तोड़ दिया। ये महाद सत्याग्रह था। लेकिन ऊंची जातियों के लोग अंबेडकर के इस कदम से भड़क उठे। उन्होंने हथियार लेकर लोगों को घेर लिया। कई लोगों के साथ मारपीट हुई, लेकिन अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को शांत रखा और उन्हें हिंसा करने से रोके रखा। इस सत्याग्रह ने दलित आंदोलन में जान फूंक दी और साबित कर दिया कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। फिर ऊंची जातियों के लोगों ने गोबर, गौमूत्र, दूध, घी इत्यादि से टैंक का शुद्धिकरण किया। बदलाव आना चाहता था, लेकिन समाज लाने नहीं दे रहा था। अंबेडकर ने कानून की पढ़ाई की थी, इसलिए वो 1930 का इंतजार कर रहे थे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नया कानून लाने वाली थी। इस बीच वो लगातार महाराष्ट्र में जगह जगह पर सम्मेलन करते रहे और लगातार लोगों को जागरूक करते रहे। वो दलित समाज की नौकरियां, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शिक्षा, उनके प्रतिनिधित्व सब पर बोलते रहे और जानकारी भी जुटाते रहे। लेकिन टैंक को पवित्र करने की फांस दलित समाज के दिल से नहीं जा रही थी। नतीजन अंबेडकर ने 1927 में ही दूसरी बार कॉन्फ्रेंस बुलाई। अंबेडकर ने कहा कि ये पानी की बात नहीं है, ये बात सिर्फ इस बात की है कि हमें बताना है कि हम भी उन्हीं की तरह इंसान हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मानव अधिकारों पर रेजोल्यूशन पास किया गया, जो कि उस वक्त के लिए नई चीज थी। इसी कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने कहा कि मनुस्मृति ने ही शूद्रों के लिए इस तरह के कानून बनाए हैं, जिन्हें भारतीय समाज फॉलो करता है। और उसी रात भारत के एक अछूत ने मनुस्मृति को आग लगा दी। ये अंबेडकर का वार था, जिसने भारतीय समाज के पाखंड की चूल्हे हिला दी। ऐसा नहीं था कि अंबेडकर ने सिर्फ मनुस्मृति को ही दोषी माना था, पर यह एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध था। अंबेडकर ने कहा कि अगर बराबरी चाहिए तो इसके लिए नए नियम लिखने होंगे। उस वक्त अंबेडकर को सपोर्ट कर रहे सावरकर भी उनके इस कदम से हिल गए थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली नेहरू कमेटी ने
भारत के लिए एक संविधान बनाया जो कि भारत में हुआ पहला प्रयोग था, लेकिन दलितों के लिए इसमें कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात भी नहीं की गई, बल्कि ये माना गया कि सबके अधिकारों को लिख देने से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। फिर आया साइमन कमीशन। जब अंबेडकर बंबई के एक कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब साइमन कमीशन भारत आया। उसकी मदद के लिए सरकार ने लोगों को नॉमिनेट किया, जिसमें एक नाम अंबेडकर का भी था। साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हो रहा था, लेकिन अंबेडकर उसके पक्ष में काम कर रहे थे, तो अंबेडकर के खिलाफ रोष भड़कना भी लाजमी था। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे थे कि दलित समाज के लिए तो भारत के लोग सोच ही नहीं पा रहे थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की तरफ से अंबेडकर ने साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा कि सत्ता में रहने वाले लोग हमेशा ही दलित समाज को भूल जाते हैं, और 1919 के कानून में भी यही हुआ था। इस सभा ने बंबई की 140 में से 22 सीटें खुद के लिए मांगी और कहा कि नॉमिनेशन के बजाय दलितों को खुद के नेता चुनने का हक मिलना चाहिए। इन अधिकारों की मांग के साथ अंबेडकर ने ये भी कहा कि जाति धर्म से पहले हम सभी भारतीय हैं, लेकिन ये बराबरी का भाव सबके अंदर लाना होगा। साइमन कमीशन ने भी माना था कि भारत के शोषित समाज को शासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यही कारण था कि अंबेडकर साइमन कमीशन का विरोध नहीं कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने दलितों की पढ़ाई के लिए हॉस्टल बनवाए और एक एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की। इसके लिए अंबेडकर ने सरकार से भी मदद मांगी, क्योंकि कोई भी ऊंची जाति का व्यक्ति अपने घर को दलितों के हॉस्टल के लिए देने को तैयार नहीं था। इसी दौरान वो कामगारों के आंदोलन के संपर्क में आए। यहाँ उन्होंने कहा कि सिर्फ शिक्षा से हमें सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि शिक्षित दलितों को भी लोग दलित ही समझते थे और घृणा से ही देखते थे। अंबेडकर का व्यक्तित्व और उनके काम लगातार फैलते जा रहे थे और वो हर कमजोर आदमी के साथ खड़े दिखते थे। 1929 में एक वक्त वो भी आया जब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दूसरा धर्म अपनाने की बात कही। 1929 के जलगांव कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने कहा कि ये भेदभाव इतना ज्यादा है कि ज्यादा दिनों तक हिंदू नहीं बने रह सकते। हमें इस गरीबी दुर्दशा से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा धर्म अपनाना होगा। लेकिन ऊंची जातियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ महीने बाद 12 महारों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद चारों ओर हंगामा मच गया। सनातनी हिंदू तुरंत ही दलितों का मंदिर में प्रवेश और उनके साथ खाना पीना जैसे उपक्रम करने लगे। जब 1930 में महात्मा गांधी ने अपना फेमस दांडी मार्च शुरू किया, तब इसके 10 दिन पहले ही अंबेडकर ने नासिक में मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। ये सत्याग्रह भी प्रतीकात्मक था। यहाँ दिलचस्प बात ये थी कि एक तरफ महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर देश में हजारों साल से चले आ रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे थे। खैर, अंबेडकर का सत्याग्रह लंबा चला और ऊंची जातियों ने लगभग पूरे 1 साल तक मंदिर बंद रखा। अब यहाँ सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसे में अंग्रेजी शासन क्या कर रहा था। असल में उन्हें बाखूबी पता था कि भारतीय समाज की क्या कमजोरियां हैं। मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को नकारा और कहा कि भारतीय चुनावों में सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए। केंद्रीय विधायिका में 250 में से 150 सीटें हिंदुओं को देने की बात की गई। देश के नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर देश के अन्य नेता दलित समाज के प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लेते और फिर साइमन का विरोध करते तो अलग बात होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन में 1930 में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें देश के तमाम बड़े नेताओं के साथ अंबेडकर को भी इनवाइट किया गया। ये एक ऐतिहासिक मौका था, क्योंकि पहली बार पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर एक अछूत को तमाम कथित बड़े लोगों के बराबर मौका मिला था। सुभाष चंद्र बोस ने इल्जाम लगाया कि ब्रिटिश सरकार अंबेडकर पर लीडरशिप लाद रही है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी नेताओं को शर्मिंदा करना चाहती है। सभी नेताओं ने देश की सारी समस्याएं सरकार के सामने रखी, लेकिन इसमें गांधी नहीं थे। अंबेडकर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो देश की 20% आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
जो इंग्लैंड या फ्रांस की आबादी के बराबर है, और ये लोग गुलामों की तरह इस देश में रह रहे हैं। उन्होंने इस विडंबना की ओर ध्यान दिलाया कि अंग्रेजी राज के 150 सालों में जो अधिकार दलितों को मिले वो पहले इस देश में नहीं थे। इस कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने जो सबसे अहम काम किया वो था फंडामेंटल राइट्स पर जोर देना, ताकि वो भविष्य में संविधान में जुड़ सकें। ये निचली जातियों को बराबरी का अधिकार देता था। माइनॉरिटी सब कमेटी ने कॉन्फ्रेंस के बाद रिपोर्ट दी कि माइनॉरिटीज और डिप्रेस्ड क्लासेस की अपने अधिकारों को लेकर की गई मांगे जायज हैं। इसके बाद अंबेडकर इंडिया वापस आ गए। उधर गांधी ने इरविन के साथ पैक्ट किया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने नमक सत्याग्रह का आंदोलन वापस ले लिया। इस समझौते के बाद राजनीतिक कैदियों को छोड़ा गया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की तैयारी शुरू हो गई। अंबेडकर के प्रयास तब और रंग लाते दिखे जब बंबई सरकार ने घोषणा की कि पुलिस में अब निचली जातियों की भी भर्ती हो सकेगी। वहीं मंदिर में प्रवेश से लेकर छुआछूत के खिलाफ देश भर में अलग अलग जगहों पर आंदोलन चल रहे थे। एक रोचक प्रसंग ये भी है जब एम.एन. रॉय अपनी पहचान छुपाकर डॉक्टर महमूद बनकर अंबेडकर से मिलने पहुंचे ताकि माहौल का जायजा लिया जा सके, पर दलितों की समस्या को वो भी नहीं समझ पाए, जो कि खुद एक कम्युनिस्ट थे। जिनको नहीं पता उन्हें ये बता दें कि एम.एन. रॉय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। इसी दौरान दूसरे गोलमेज सम्मेलन की तैयारी तो चल ही रही थी और 1931 में इसकी घोषणा भी हो गई। इस सम्मेलन में शिरकत करने वालों में गांधी, जिन्ना, मदन मोहन मालवीय जैसे नामों के साथ साथ 40 साल के अंबेडकर का नाम भी आया। उस वक्त को देखते हुए ये असंभव सी बात जान पड़ती थी, लेकिन ये हो रहा था और दलितों की नसों में खून गर्व से दौड़ रहा था। जल्द ही 20वीं सदी के दो बड़े दिमाग पहली बार आमने सामने टकराने वाले थे। 14 अगस्त 1931 वो तारीख थी जब अंबेडकर पहली बार गांधी से मिले। पहले तो गांधी ने उन्हें इग्नोर किया और वो किसी और से बात करते रहे। फिर गांधी ने एकदम से अंबेडकर की तरफ सवालों की झड़ी लगा दी। असल में गांधी महात्मा और राजनीतिज्ञ के अपने चोले में शिफ्ट करते रहते थे। कभी उनके अंदर का महात्मा गेम चेंज कर देता तो कभी उनके अंदर का पॉलिटिशियन। कब कौन सा रूप बाहर आएगा बताना मुश्किल था। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई तो गांधी ने उनसे कहा, मैं अछूतों की तकलीफों के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे आश्चर्य है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। इस पर अंबेडकर ने गांधी को काफी तीखा जवाब दिया। अंबेडकर ने कहा, अगर आप अछूतों के हितैषी होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय छुआछूत मिटाने को पहली शर्त बनाया होता। अंबेडकर ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी ना दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा ना उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना ना खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से निकाला जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते पाया गया हो। सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर भी अंबेडकर और गांधी में क्लियर मतभेद हो गया। उस वक्त गांधी देश की सबसे बड़ी शख्सियत थे और कोई भी उनसे जुबान दराजी नहीं कर सकता था, लेकिन अंबेडकर ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। यहाँ पर यह जानना रोचक है कि गांधी को मालूम नहीं था कि अंबेडकर दलित हैं। उन्हें लगा था कि कोई ब्राह्मण है जो दलितों के हकों के लिए आवाज उठा रहा है। उसी रात अंबेडकर ने दलित औरतों को संबोधित किया और कहा कि 125 लोगों के प्रतिनिधि मंडल में 2 ही दलित हैं, लेकिन याद रखना कि हम आपके अधिकारों के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को रखा गया था, जिसमें पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद बनी रिपोर्ट्स की समीक्षा की जानी थी और प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा होनी थी। 15 सितंबर को गांधी ने सम्मेलन में कहा, कांग्रेस भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस मुसलमान और दलित दोनों के लिए काम कर रही है। अंबेडकर ने यहाँ पर भी कड़ी स्पीच दी और कहा कि रजवाड़ों को विशेष प्रतिनिधित्व देना आजादी और प्रगति के खिलाफ है।
ये पहली बार था जब इस तरीके से सामंतवाद पर प्रहार किया गया था, क्योंकि रजवाड़ों को उनके हिसाब से रहने देना जातिवाद को बनाए रखने जैसा था। अंबेडकर की स्पीच के बाद चारों ओर खलबली मच गई। अंदाजा लग गया कि बात कहां तक जाने वाली है। अगले दिन बोलते हुए गांधी ने कहा, इस गोलमेज सम्मेलन में आए लोग हिंदुस्तान के लोगों द्वारा नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने गए हैं। गांधी ने अब बात और घुमाई। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आया कि अंबेडकर चाहते क्या हैं, लेकिन हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन हम स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ हैं। ये सम्मेलन दिसंबर तक चलता रहा और इस दौरान अंबेडकर ने जिस उत्तेजना और सच्चाई को बयां किया, उससे लोगों के दिल कांप उठे। जब दलितों की वास्तविक स्थिति दुनिया के सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। गांधी एक संत की तरह माने जाते थे। उनकी बातों को काटना कांग्रेस के वश में नहीं था, लेकिन अंबेडकर ने न सिर्फ उनकी बातों को काटा बल्कि ये साबित कर दिया कि गांधी अछूतों के नेता नहीं हो सकते। जब दिसंबर के अंत में गांधी भारत वापस आए तो एक तरफ जहां दलितों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, वहीं ऊंची जातियों ने अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट बताया। यानी तस्वीर साफ थी, दलितों के लिए अंबेडकर गांधी से कहीं बड़े नेता बन चुके थे। फिर वो वक्त भी आया जब देश के लिए अंबेडकर को गांधी से समझौता तक करना पड़ा। 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इस अवार्ड को मैकडॉनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी घोषणा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड ने की थी। इसमें दलितों को अलग निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिल गया। इसके साथ ही दलितों को 2 वोट के साथ कई और अधिकार भी मिले। 2 वोट के अधिकार के मुताबिक देश के दलित 1 वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। अंबेडकर का मानना था कि दलितों के 2 वोट का अधिकार उनकी प्रगति में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इसके साथ ही मैकडॉनल्ड अवार्ड में दलितों को शासन और प्रशासन के साथ साथ न्यायपालिका में बराबर की हिस्सेदारी देने की बात भी थी। लेकिन महात्मा गांधी दलितों को दिए गए इन अधिकारों के विरोध में थे। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज बंट जाएगा। ये विडंबना ही थी कि महात्मा गांधी दलितों के उत्थान के पक्षधर तो थे, लेकिन वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और उनके 2 वोट के अधिकार के विरोधी थे। महात्मा गांधी को लगता था कि इससे अछूत हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे, जिससे हिंदू समाज और हिंदू धर्म का पतन हो जाएगा। इसके विरोध में पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को कई पत्र लिखे, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी तो महात्मा गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये गांधी का आखिरी अस्त्र था। उन्होंने कहा कि वो अछूतों के अलग निर्वाचन के विरोध में अपनी जान दे देंगे। महात्मा गांधी के इस कदम से भीमराव अंबेडकर दुखी थे। उधर अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। चारों ओर इस पर लिखा जाने लगा। अंबेडकर पर अछूतों के अधिकारों से समझौता कर लेने का दबाव बढ़ने लगा। देश के कई हिस्सों में भीमराव अंबेडकर के पुतले तक जलाए गए। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर ऊंची जाति के लोगों ने दलितों की बस्तियां तक जला डाली। फिर भी देश के बड़े नेताओं को समझ नहीं आया। अंततः देश और राष्ट्र का हवाला देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया कि वो जाकर गांधी से मिले। भीमराव अंबेडकर गांधी से मिलने के लिए 24 सितंबर 1932 की शाम 5 बजे पुणे की यरवदा जेल पहुंचे। तब तक गांधी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। यहां महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। भीमराव अंबेडकर ने बेमन से पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इसके बदले में अछूतों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% कर दिया गया। गांधी ने अपने इस अनशन से एक बहुत बड़ा बदलाव आने से रोक दिया था। ये एक ऐसा बदलाव था जो अछूतों को एक अलग धर्म और एक अलग समुदाय की तरह ट्रीट करता और एक झटके में उन्हें राजनीतिक रूप से सवर्णों की बराबरी में ला देता। यही कारण था कि अछूत समाज के नेताओं ने पूना पैक्ट का विरोध किया था, जिसके चलते अंबेडकर को दोनों तरफ के लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा।
लेकिन गुलामी से जूझ रहे देश के लिए अंबेडकर को ये कुर्बानी भी देनी पड़ी। बाद में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के संस्थापक कांशीराम ने पूना पैक्ट का विरोध करते हुए इस पैक्ट के बाद के युग को चमचा युग कहा था। उन्होंने पूना पैक्ट के 50 साल पूरे होने पर 24 सितंबर 1982 को अपनी एक किताब का विमोचन किया। किताब का नाम था एन एरा ऑफ स्टूजेस यानी चमचा युग, द चमचा एज। कांशीराम ने लिखा था कि पूना पैक्ट की वजह से ही दलित अपने वास्तविक प्रतिनिधि चुनने से वंचित कर दिए गए। उन्हें हिंदुओं द्वारा नॉमिनेटेड प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मजबूर किया गया। ये थोपे हुए प्रतिनिधि अपर कास्ट हिंदुओं के चमचों के रूप में काम करने के लिए मजबूर हैं। कांशीराम ने कहा था कि 24 सितंबर 1932 के दिन दलितों को चमचा युग में ढकेल दिया गया, जिसके बाद नेता नहीं सिर्फ चमचे पैदा होते रहे। पूना पैक्ट के बाद ऊंची जातियों को शांति मिल गई। हालांकि मंदिर में प्रवेश और अछूतोद्वार जैसे कदम उठाए जा रहे थे, फिर भी मूल रूप में ये सामंतवादी कदम ही थे, क्योंकि वर्चस्व ऊंची जातियों का ही था। अंबेडकर ने कहा था, ना तो महात्मा गांधी अमर हैं और ना ही कांग्रेस। इस देश में कितने महात्मा आए और गए, लेकिन अछूत तो अछूत ही बने रहे। गांधी ने छुआछूत और जाति को मिटाने के लिए आमरण अनशन क्यों नहीं किया? लेकिन ऐसा नहीं है कि गांधी की सोच में इसके बाद कोई बदलाव नहीं आया। अंबेडकर से मिलने के बाद उन्होंने अपनी नज़र को कई बार दुरुस्त किया। 21 मार्च 1936 के हरिजन के अंक में गांधी लिखते हैं, जब से डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की धमकी का बम हिंदू समाज में फेंका है, उन्हें अपने निश्चय से डिगाने की हर चंद कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे समय में सुवर्ण सुधारकों को अपना हृदय टटोलना जरूरी है। ये तो एक मानी हुई बात है कि अपने को सनातनी कहने वाले हिंदुओं की एक बड़ी संख्या का व्यवहार इतना खराब है कि देश भर के हरिजनों को गुस्सा आता है। आश्चर्य यही है कि सिर्फ इतने ही दलितों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और दूसरों ने भी क्यों नहीं छोड़ दिया। ये तो उनकी प्रशंसनीय वफादारी या हिंदू धर्म की श्रेष्ठता ही है, जो उसी धर्म के नाम पर इतनी निर्दयता होते हुए भी लाखों हरिजन उसमें बने हुए हैं। लेकिन गांधी को लेकर अंबेडकर की राय अलग थी। 26 फरवरी 1955 को जब बीबीसी ने अंबेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाही, तो उन्होंने कहा, मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है कि पश्चिमी देश गांधी में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं। वो देश के इतिहास का हिस्सा भर हैं, नए युग का निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के दिमाग से जा चुकी हैं। गांधी ने ही दलितों को हरिजन कहना शुरू किया था, और फिर एक वक्त आया जब हरिजन कहने के लिए एक दलित लड़की मायावती ने भरे मंच से सोशलिस्ट लीडर राजनारायण को धो दिया था। फिर वो भी वक्त आया जब दलित समाज के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल ही बंद हो गया, क्योंकि ये शब्द अपमानजनक लगता था। खैर, पूना पैक्ट और उससे पहले की घटनाओं से मची उथल-पुथल ने अंबेडकर को दलित राजनीति के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया था, और आने वाले वक्त में अंबेडकर ने अपनी राजनीति और एक्टिविज्म को एक नई दिशा दी। पूना पैक्ट से हताश हुए अंबेडकर हार मानने वाले नहीं थे। वो अपने समाज के लोगों के लिए बराबरी का हक चाहते थे, क्योंकि उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए हर तरीके से प्रयास किया। अभी तक सिर्फ थ्योरी चल रही थी, लेकिन अब शुरू हुआ प्रैक्टिकल। दलितों के मंदिर प्रवेश, एक जगह पानी पीने, छुआछूत और जाति पाति मिटाने के लिए उन्होंने कई क्रांतिकारी कदम उठाए थे, जैसे 1927 में मनुस्मृति दहन, 1928 में महाद सत्याग्रह, 1930 में नासिक सत्याग्रह, 1935 में येवला सम्मेलन में हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान। इन सब प्रयासों ने दलित समुदाय को इकट्ठा होकर अपना हक मांगना सिखाया और प्रतिनिधित्व का डर उनके दिल से गायब कर दिया। यही नहीं, अंबेडकर ने शोषित समाज को अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म भी मुहैया करवाया, जिसके लिए साल 1927 से लेकर 1956 तक उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 वीकली और फोर्टनाइटली मैगजीन्स का संपादन किया। इन प्लेटफॉर्म्स की क्या अहमियत थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दलित समाज में आज भी खुद के विचार रखने के लिए गहमा गहमी रहती है, क्योंकि आज भी मीडिया में उनकी भागीदारी पूरी नहीं है। यही नहीं, दलित स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया।
ताकि इन वर्गों से आने वाले स्टूडेंट्स पढ़ाई में पीछे न रह जाएं, जिसके लिए अंबेडकर ने कई जगह दलित छात्रों के लिए हॉस्टल्स, नाइट स्कूल, लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को शुरू करवाया। अंबेडकर ने पढ़ाई के साथ साथ उनको कमाई के साधन भी मुहैया करवाए, क्योंकि उन्हें पता था कि दलित छात्रों के लिए बिना इनकम के शिक्षा हासिल करना और उसे सस्टेन करना काफी मुश्किल था। फिर आया साल 1937। लाहौर के एक अधिवेशन के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो पेपर तैयार किया उसे बाद में एनाइलेशन ऑफ कास्ट के नाम से जाना गया। इस अधिवेशन को जात पात तोड़क मंडल ने आयोजित किया था, पर जिस कदर इस किताब में पाखंड को उजागर किया गया था, जात पात तोड़क मंडल भी इसे झेल नहीं सका। बाद में एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक अहम किताब बनी, जिसमें पहली बार जाति के हास्यास्पद गठन को बेहद ही समझदारी और क्लैरिटी के साथ बताया गया था। इससे पहले पता ही नहीं चलता था कि आखिर जाति क्या है और ये आई कहां से। अब वक्त था पूना पैक्ट के बाद हुए नुकसान की भरपाई का। भारत आजाद होने की तरफ कदम बढ़ा रहा था। ऐसे में मुल्क को नई चीजों की जरूरत थी। अंबेडकर ने ऐसे मौके पर खुद को रीइन्वेंट किया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अहम रोल था। 1935 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के साथ साथ बैंकिंग पर उनके द्वारा लिखे गए पेपर और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनके सुझावों के आधार पर ही भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। भारत के निर्माण में तमाम कदमों के साथ ये भी एक बड़ा कदम था। संविधान का निर्माण तो बहुत बाद में आया, लेकिन देश के निर्माण में तो वो बहुत पहले से शामिल थे। अपनी राजनीति की शुरुआत में ही वो मजदूरों के संपर्क में आए थे और उनकी समस्याओं को वो बाखूबी समझते थे। उन्होंने सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कानून के द्वारा उनकी मदद करने का प्रयास किया। मजदूर और कमजोर वर्ग के हितों के लिए और सीधे सत्ता में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। इसी पार्टी के बैनर तले 1937 के मुंबई प्रेसिडेंसी चुनाव में उन्होंने 17 में से 15 सीटें जीती। अंबेडकर ने सरकार में रहते हुए 8 नवंबर 1943 को भारतीय श्रमिक अधिनियम को सक्रिय बनाकर उसके तहत भारतीय श्रमिक संघ संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया और श्रमिक संघ को सख्ती से लागू कर दिया। ये विधेयक 1926 से अटका हुआ था। फिर स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, श्रमिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और हड़ताल के अधिनियमों को श्रमिकों के लिए लागू कराया। जनवरी 1944 में उन्होंने श्रम कल्याण निधि के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाकर उसे लागू कराया। फिर भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित कराया ताकि लेबर, डेली मजदूरी, आय के अन्य स्रोत, मुद्रास्फीति, ऋण, आवास, रोजगार, जमा पूंजी तथा श्रम विवाद से संबंधित नियमों को कानूनी जामा पहनाया जा सके। लोगों का शोषण रोकने के लिए ये बहुत क्रांतिकारी कदम थे। इससे पहले बहुत सी चीजें वर्बल होती थी, जिससे शोषण की संभावना ज्यादा थी। सन 1945 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। 1946 में उन्होंने निवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी प्रबंधन आदि से श्रम कल्याण नीति यानी लेबर लॉ की नींव डाली। इसके बाद भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत की, जो आज तक जारी है, जिसमें हर साल प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं। वायसरॉय की काउंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से अंबेडकर ने श्रम कल्याण के लिए वो सब किया जिसके लिए भारत का श्रमिक वर्ग और कामकाजी वर्ग अंबेडकर का ऋणी रहेगा। यही नहीं, भारत में नदियों को जोड़ने का आइडिया भी सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही दिया था। अंबेडकर ने 3 जनवरी 1944 को कोलकाता में सोन नदी, दामोदर घाटी और महानदी जैसी कई योजनाएं पेश की थी। ये पहल उनके द्वारा पेश भारत की पहली जल नीति के रूप में जानी जाती है, जो भारत में जल स्रोतों की उपयुक्तता के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में दर्ज है। इससे नदियों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल एवं विद्युत प्राधिकरण बनाने के रास्ते प्रशस्त हुए। अंबेडकर ने भारत के विकास हेतु मजबूत तकनीकी संगठन का ढांचा पेश किया, जिसे 4 अप्रैल 1945 को वायसराय द्वारा अनुमोदित किया गया
तथा बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया। मतलब आज़ादी के पहले ही देश निर्माण प्रारंभ हो चुका था। इसके बाद वो चीज़ भी हुई जिसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है। भारत आज़ाद होने वाला था और इसके लिए संविधान लिखा जाना था। इस कार्य के लिए अंबेडकर से ज़्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं था। 7 सदस्यों वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी जो सारी चीज़ें खोज कर लिखेगी। इस संविधान को लेकर भयानक डिबेट्स हुई। इस दौरान अंबेडकर द्वारा दी गई स्पीचेस को आज भी याद किया जाता है। 2 साल 11 महीने और 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुए संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपकर डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी भारत उसी लिखे हुए पर चलता है। ये कुदरत का एक अजब उपहार था जिसमें करोड़ों लोगों का देश अपने एक अछूत बेटे के हाथों से लिखे संविधान पर चलने वाला था। इस चीज ने उन सभी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया जो जाति को लेकर पाली जाती थी। ये था एनाइलेशन ऑफ कास्ट की दिशा में अंबेडकर का प्रैक्टिकल। फिर आज़ाद भारत में वो पहले कानून मंत्री बने। कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने 1951 में महिला सशक्तिकरण के लिए हिंदू कोड बिल पारित करवाने का प्रयास किया, लेकिन पाखंड और कंजर्वेटिव थिंकिंग से नाराज होकर उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित उस विधेयक को बहुत ही वाटर डाउन कर कमजोर कर पास किया गया था। फिर भी बहुत कुछ बदल गया। औरतों को बहुत सारे हक मिल गए। अगर वो अपने मूल रूप में पास हो गया होता तो बात कुछ और होती। कहना ना होगा कि अंबेडकर अपने समय के सबसे मॉडर्न व्यक्ति थे। वो यहीं तक नहीं रुके। साल 1955 में उन्होंने भाषाई राज्यों पर अपने विचार प्रकाशित कर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र को छोटे छोटे और आसानी से प्रबंधन योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके 4-5 दशक बाद कुछ प्रदेशों में साकार हुआ और अभी भी कई में मांग जारी है। ये सारी चीजें उनके नजरिए और भविष्य को देख सकने वाली आंखों के बारे में बताती हैं। इस्लाम और पाकिस्तान को लेकर अंबेडकर का नजरिया बिल्कुल अलग था। एक तरफ वो हिंदुओं की ऊंची जातियों की आलोचना करते थे, दूसरी तरफ मुसलमानों में कट्टर नेताओं के भी आलोचक थे। उन्होंने पाकिस्तान के विभाजन को लेकर एक किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखी, जो काफ़ी चर्चा में रही। उनकी कुछ बातों को लेकर लगभग 2 दशकों तक उन्हें पाकिस्तान परस्त भी समझा जाता रहा और उनकी आलोचना होती रही। लेकिन सच ये था कि उन्होंने बहुत तार्किक बातें की थीं। अंबेडकर का मानना था कि देश को 2 भागों में बांटना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है और ऐसे विभाजन से सिर्फ नुकसान होगा। बड़े पैमाने पर हिंसा होगी, जो कि हुई भी। 1941 में आई अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ही धोया था। ज़्यादातर सफल लोगों के साथ ये समस्या आती है कि अगर उनकी पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो वो उसे सम्मान नहीं दे पाते। लेकिन अंबेडकर के साथ ये समस्या नहीं आई। रमाबाई को उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की, हमेशा उनकी इज्जत की, जो कि उनके लिखे पत्रों में झलकता है। उनकी मृत्यु के कई साल बाद उन्होंने जाति से ब्राह्मण नर्स शारदा कबीर से शादी की। उस वक्त विदेशी अखबारों ने लिखा था कि यह शादी यानी एक ब्राह्मण और अछूत की शादी किसी राजकुमारी और कॉमनर की शादी से भी अलग है, कहीं बहुत ज़्यादा नियमों को तोड़ने वाली। अंबेडकर का ये कदम भी उनके एनाइलेशन ऑफ कास्ट की दिशा में एक कदम था। उन्होंने जो कहा वही किया। इसके बाद भारत में राजनीतिक सच्चाई भी दिखी। चुनाव जीतना बिल्कुल अलग खेल है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार से चुनाव हार गए, जिसके बाद 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और अपनी मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य रहे। लेकिन जाति को लेकर भारत में हो रही धीमी प्रगति से वो खुश नहीं थे। वास्तविक बदलाव कम और ड्रामा ज़्यादा हो रहा था। 20 साल पहले उन्होंने कहा था, हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। इस्लाम धर्म से लेकर ईसाई धर्म और सिख धर्म तक इन सारे धर्मों के लोग
उनसे मिलते थे और ये सब अंबेडकर को अपने धर्म में शामिल कराना चाहते थे। लेकिन केलुस्कर द्वारा बौद्ध धर्म पर दी गई किताब ने अंबेडकर पर काफ़ी गहरा असर डाला था, जिसके चलते अंत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने 3,65,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी आखिरी किताब का नाम द बुद्ध एंड हिज धम्मा था। इस किताब को पूरा करने के महज 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बंबई में बौद्ध रीति रिवाज के साथ हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी जो वीर होता है वही पृथ्वी का उपभोग कर सकता है, यानी उस पर राज कर सकता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी शिक्षा और बौद्धिक क्षमता के बल पर अपने विरोधियों और अपने चाहने वालों के दिलों पर राज किया। तो ये था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जिंदगी से जुड़ा पूरा किस्सा। अगर आपको सत्ताधीश का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर गाँव। शुक्रिया।